नवजात बच्चों की गंभीर बीमारियों के लिए डॉक्टर टीम ने की प्रेस वार्ता। जी नमस्कार, आदाब, मैं सारिका और आप देख रहे हैं 24 हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आपको बता दें कि सहारनपुर के प्रथम पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी ने जटिल व दुर्लभ बीमारी मालरोचन यानी पेट के अंदर आंतों का उलट जाना से ग्रसित 14 दिन की नवजात शिशु का सफल ऑपरेशन कर उसका जीवन बचाकर चिकित्सा जगत में इतिहास रच दिया है। इसमें आज डॉक्टर टीम द्वारा जीपीओ रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए सहारनपुर जनपद ही नहीं सहारनपुर मंडल के प्रथम पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी ने जानकारी देते हुए कहा कि गत 11 मार्च 2025 ग्राम काजीवाला कोलागढ़ सहारनपुर निवासी विकास कुमार की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया था। जन्म देने के बाद नवजात शिशु हरे पीले रंग की उल्टियां कर रहा था। 10 दिन तक बच्चे की स्थिति में कोई सुधार न होने पर बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। 21 मार्च 2025 को नवजात बालक के माता-पिता ने बच्चों के सर्जन डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी को बच्चे को दिखाया। बच्चे की आवश्यक जांच करके डॉक्टर त्यागी ने कहा कि यह बालक जटिल व दुर्लभ बीमारी मालरोचन से ग्रसित है। इस बीमारी में बच्चे के पेट के अंदर आंतों की स्थिति उल्टी हो गई है तथा आंतें आपस में उलझ गई है। इसका उपचार केवल ऑपरेशन से ही संभव है। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि अक्सर इस बीमारी के दौरान आंतों में खून का प्रवाह जाने की वजह से आंतें सड़ जाती है। बच्चे के माता-पिता को तत्काल बच्चे के पेट का ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई। बच्चे के माता-पिता के ऑपरेशन के लिए तैयार होने के बाद नवजात बालक की ऑपरेशन से पूर्व करनी कई अन्य जांच की गई। 22 मार्च 2025 को बच्चे का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर त्यागी ने कहा कि ऑपरेशन के बाद से बच्चे की हालत में लगातार सुधार आता चला गया। ऑपरेशन के चौथे दिन बच्चे को दूध पिलाया गया। बच्चे ने दूध पचा भी लिया। धीरे धीरे दूध की मात्रा बढ़ाई गई। 8वें दिन बच्चे की छुट्टी कर दी गई। अब बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। अपने नवजात बच्चे का जीवन बच जाने से बच्चों के माता पिता डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी सहित डॉक्टर राजेश शर्मा व समस्त टीम का आभार प्रकट करते हैं। डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा भी अनेक जटिल बीमारियां हैं जो किसी भी बच्चे में जन्मजात होती है, जिसका अब उपचार सहारनपुर में संभव है। किसी बच्चे में मलद्वार का विकास न होना, आंतों का उल्टा होना आदि। उन्होंने कहा कि सहारनपुर के पहले पीडियाट्रिक सर्जन हैं। इससे पहले यहाँ पर छोटे मोटे बच्चों की सर्जरी संभव नहीं थी। उनका यह भी कहना है कि रोगों से ग्रस्त बच्चों को रोग मुक्त कराना ही उनका उद्देश्य है और रहेगा। उन्होंने बच्चों के माता पिता से अनुरोध करते हुए और आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को विशेषकर नवजात बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सदैव जागरूक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट साजिद राजपूत। मैं डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी, एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जन, बच्चों का सर्जन, जॉर्ज मेडिकल कॉलेज इस भाग्य से पास आउट हूँ। ये मेरे साथ एक सकारात्मक घटना हुई थी कि मैंने 14 दिन का बच्चा ऑपरेट किया था, जिसको जन्मजात विकृति थी। इमरजेंसी में ऑपरेशन किया था, बच्चा ठीक होकर घर गया। तो एक इसको बताने के लिए, दूसरा समाज में जागरूकता करने के लिए कि एक बच्चों के सर्जन की समाज को क्या जरूरत है, बच्चों की क्या क्या जन्मजात विकृतियां हो सकती है, उनका किस किस समय क्या क्या ऑपरेशन होना चाहिए, इस बीमारी से ऑपरेशन करने से बच्चा ठीक हो जाएगा। एक जागरूक तो भी आपकी आवाज जन जन तक जाती है, तो इस वजह से मैंने आपको पहला माध्यम चुना कि आपके द्वारा मैं अपनी आवाज जनमानस तक पहुंचाऊं कि बच्चों का सर्जन समाज के लिए बहुत जरूरी है और होना चाहिए। आप सब क्या क्या बीमारी उससे रिलेटेड है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सहारनपुर में टोटल 8,000 to 9,000 ऑपरेशन करते हैं। बच्चों में जब नवजात शिशु होगा उसमें तो जन्मजात विकृति होगी, जैसे लेट्रिन का रास्ता ही नहीं बना होगा, पेशाब का रास्ता नहीं बना होगा, पेशाब की थैली के आगे दीवार नहीं बनी होगी, आंतें बाहर होंगी, आंतें फट जाएंगी, आंतें गोल गोल गिर जाएंगी, पीठ पे फोड़ा होगा, दिमाग में पानी भरा होगा, खाने की नली सांस की नली से चिपकी हुई होगी, खाने की नली बनी ही नहीं होगी। दूसरी फिर जब दूसरी अवस्था आ जाती है, जो बच्चे जाते हैं मतलब 28 दिन के बाद से 18 साल के लोग तक, तो जिनका पेशाब का रास्ता नहीं बना होता है या लैट्रिन का रास्ता हमने पहले स्टेज में ऑपरेट कर जब लैट्रिन का रास्ता बनाना है, या इंफेक्शन की वजह से आंखें फट गई है, या फिर किसी को चेस्ट में ट्यूमर है, किसी को किडनी का ट्यूमर है, किसी को लीवर में ट्यूमर है। कुछ बच्चों को जन्मजात निशान होते हैं जिसे हेमेंगियोमा बोलते हैं, उसको यहाँ पर पठान होती है जिनको लिम्फेंगियोमा बोलते हैं, जिनके लाइव ऑपरेशन में खाली इंजेक्शन से वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये बीमारियां हैं। बाकी
इसको एक लाल रंग की गाड़ी यहाँ पे बड़े बच्चों में आती है। कई बार जो गुर्दा और पेशाब की थैली के बीच में पेशाब की नली होती है, उसमें जन्मजात रुकावट होती है, जिस वजह से बच्चे के गुर्दे धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। उसका भी इलाज ऑपरेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। पेशाब की नली दोनों मिल जाती है तो बच्चों में खाली एक ही गुर्दा होता है, या बच्चे को पेशाब की थाली तो सही से बनी है लेकिन वो सही से काम नहीं कर रही है, तो ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दों के ऊपर असर। तो ऐसे बच्चों को कैसे मैनेज करना है, या जिन बच्चों को लैट्रिन का रास्ता तो ठीक है लेकिन कंट्रोल सही नहीं है, कब्जी रहती है, वो लैट्रिन कर ही नहीं पाते हैं, उन बच्चों को कैसे इलाज करना है। या कुछ बच्चे से पिट कर फोड़ा है लेकिन पैरों में भी जान नहीं है, दिमाग में पानी भरा है, उनकी केयर करने के वो घर पर बैठा ही है, वो हिल भी नहीं सकता, डुल भी नहीं सकता बिना किसी मदद के। तो उनका जीवन कैसे थोड़ा बेहतर तक ले जाते हैं, कैसे चलना है, ये सब काम मेरा आता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर निरपेक्ष जो है ये बच्चों के सर्जरी क्यों बने? बच्चे हाँ, मतलब एमडी हो एमएस हो आई स्पेशलिस्ट, ये बच्चों की सर्जरी पे आपने मतलब आपके क्या कारण था जो आपको आपके बच्चों का ही सर्जरी हुआ? इसके 2-3 कारण। पहली बात तो मैं एमबीबीएस में ही क्लिस्टर कर जाता कि मुझे सर्जन बनना है, मतलब मुझे एमएससी करना है, ये मेरा शुरू से था, इनबिल्ट कह लीजिए इसको। जब मैंने एमएस किया तो उसके बाद मेरे पास क्या ब्रांच थी, मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहता था या पीडियाट्रिक सर्जन। लेकिन न्यूरो सर्जन में मैंने देखा कि रिजल्ट उस हिसाब से जो मेरा पेशेंस लेवल है, जैसे मेरे इसको खाली जी बीमार गया तो वो बहुत कम रिकवरी होती है तो बहुत धीरे धीरे होती है। मेरे अंदर इतना पेशेंस है, धैर्य नहीं था शायद। मेरे को लगता है कि मेरा मरीज ठीक होकर घर जाए, जिस बीमारी से आया है मैं ठीक करूँ, वो ठीक हो घर जाए, मुझे इसमें कुछ नहीं देती। और बच्चों की सर्जरी में ये पूरी हेड टू टो होती है, मतलब ऐसा नहीं कि खाली मैं बच्चे का एक सिस्टम देखता हूँ, मैं दिमाग भी देखता हूँ, मैं छाती भी देखता हूँ, मैं गला भी देखता हूँ, मैं पेट भी देखता हूँ, मैं पेशाब का रास्ता भी देखता हूँ, पेशाब की थैली भी देखता हूँ। तो सारे ही केसेस मेरे को देखते तो मेरे को काम करने में प्लस मैं नहीं होता हूँ, काम करने की एक एनर्जी मिलती है। आज ये सिस्टम देखा, अभी ये किया, अब वो किया, तो एक लगाव बना रहता है, एक इंटरेस्टिंग बना रहता है, चलायमान रहता है। ये बाजू मैं खुद पर्सनल लोग जैसे कल तो मैं आपके पहले माध्यम से मैंने शुरू किया है फेसबुक के जरिए ट्विटर, मैं खुद फील्ड में जाता हूँ, संडे टू संडे में फील्ड में जाता हूँ, हर संडे में 10-15 गाँव पकड़ता हूँ, वहाँ जाता हूँ, अपनी बात बताता हूँ। प्लस कैंप मैंने शुरू कर दिए हैं, जो 28 तारीख को पहला कैंप मेरा शुरू हुआ, उसके थ्रू बाकी कंप्लीट हो गए, इश्तिहार हो गए, बोर्ड हो गए, जितना मैं प्रयास कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक स्पेशल मतलब वो चाहिए ऑपरेशन, जी बिल्कुल, तो उसका सब इंतजाम है? घानी होती ही नहीं चाहिए बच्चों के लिए। सबसे पहले बच्चों का सर्जन, बच्चों के डॉक्टर भी चाहिए, पूरी टीम है। एक बेहोशी वाला भी बच्चों का ही चाहिए। फिर ओटी जो थिएटर है उसका टेम्परेचर, उसका स्टेरिलाइजेशन को भी बच्चे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो इन 6 बिंदुओं को मैंने काम किया हुआ है, इन सब सुचारू रूप से है। इसलिए 14 दिन का बच्चा इन्फेक्शन होते हुए भी, ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन भी होता और वो घर होकर ठीक भी गया। माता जी अभी एक आयुष्मान कार्ड को लेके आपसे बात की गई थी और आपने कहा था आयुष्मान कार्ड जो चल जाएंगे, तो क्या मिनिमम कितना समय है जो आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड के? जितना सरकार को समय लगता है, मैं एक्चुअली वो बात इसलिए बोली, ऐसा नहीं कि मैं आयुष्मान के थ्रू अभी इलाज नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, लेकिन यदि जब तक मेरा सिस्टम नहीं है तो मैं कोई भी गलत बात बोलना नहीं चाहता हूँ। तो हर चीज के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कराया है, बट जो चीज मेरी नहीं अभी सिस्टम में नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ कि मेरे सिस्टम में है, इलाज तो मरीज का होगा। ठीक है, एक तो पोल्यूशन है, एलर्जी हो गई है, इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनको भी बहुत ज्यादा सांस की स्वेलिंग आ जाती है, नली पे आ जाता है, तो इस वजह से वो आगे जाके एलर्जिक रिस्पॉन्स या फिर अस्थमा हो जाता है या सीओपीडी भी हो जाता है। दूसरा क्या होता है, कुछ बीमारियां ऑक्यूपेशन रिलेटेड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो धूल में काम करते हैं लोग, तो उसमें उनको बहुत ज्यादा सांस की भी बीमारी हो जाती है, उसमें सांस में फाइब्रोसिस हो जाती है। कुछ में क्या होता है, कभी बचपन कभी टीबी रहा होगा, उस समय ना हो के, मतलब टीबी सब में होता है, बट जहाँ बीमारी ज्यादा बढ़ी या फिर कमजोरी शरीर में ज्यादा आई तो इस कारण से टीबी फ्लेयर हो जाता है, या फिर उनमें क्या होता है फाइब्रोसिस हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाते हैं। सेकेंडली इनमें क्या होता है, पेशेंट में कुछ जेनेटिक्स होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है या फिर और बीमारी साथ में लगती है तो सांस में भी दिक्कत बनने लगती है, मतलब बहुत इसके कारण है। देयर आर मेनी प्लेंटी ऑफ रीजन, मतलब नॉन स्मोकर्स में भी होता है। कुछ में क्या होता है, कैंसर का पहले ही होता कहीं का कैंसर है पर वो फिर फैल जाता है, ऐसे ये रीजन है। सांस ये आज की तारीख में सबसे लोगों को, अधिकांश लोगों को ये बीमारी, तो इन बीमारियों का क्या कारण है और इनसे कैसे हम बच सकते हैं,
ये क्या? इसके बहुत सारे कारण हैं। ऐसा है, कुछ कारण तो हमारे शरीर के अंदर ही है, कुछ कारण हमारे अंदर ना होते हुए भी हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। खुद क्रिएट करने का मतलब ये है कि हम खाना अच्छे ठीक से नहीं खा रहे, हेल्दी अनहेल्दी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, या फिर हम प्रोसेस फूड्स का ज्यादा इंटेक करते हैं। हमारी सिडेंटरी लाइफ होगी, मतलब हम घूमना एक्सरसाइज करना ये अवॉइड कर रहे हैं, या फिर हम कार्सिनोजेंस ले रहे हैं, जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको चूइंग कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, शराब ले रहे हैं, तो उन कारण से हो जाता है ये। और कुछ होता है, बेसिकली जेनेटिक्स भी होते हैं कि कुछ लोगों में भले ही वो स्मोकिंग भी करते हैं, पर दूसरे को जो स्मोकिंग कर रहा होता है उसको थोड़ी सी स्मोकिंग पे ही बहुत ज्यादा बीमारी होती है, क्योंकि वो जेनेटिक रिलेटेड भी है कि कौन सा कब कहाँ हुआ। हाँ जी प्लीज। सारी इस बात का ये मेरी सोच नहीं है। पहले अधिकांश भारत ये हमारी 24 घंटे नहीं था। खाने का समय और जी, जी। होने का ये भी हाँ, और एक पीस नहीं रहा है हमारे दिमाग में, अब शांति नहीं रही है। अब हमें हर छोटी छोटी चीज पे, और प्लस और सबसे इम्पोर्टेंट और जो बच्चों को खराब करी वो है यूट्यूब, रील्स बनाना। ये सारे बच्चे क्या है ना, फिर उन चीजों में हैबिट हो जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं और बैठे रहते हैं, मतलब एकदम ही बैठे रहते हैं। तो आजकल चाहे वो औरतें हो आदमी हो, वो इतना ऑक्युपाइड हो जाते हैं दिमाग से कि वो भूल जाते हैं कि कुछ काम भी करना है। ये सब